Last class I discussed a combination of resistance. So today I'm going to start the color code of carbon register. Okay student. So first I am drawing the table. Then only you will understand. Actually क्या होता है आपने देखा होगा कि इस टाइप को आपको रजिस्टर दिखता है. आपको रजिस्टर ऐसा दिखेगा. रियल लाइफ में जब भी हम लोग रजिस्टर देखते हैं तो वो इस तरह से रहता है रजिस्टर. होप सो आपने देखा होगा. और यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिप बना रहता है. ऐसे जैसे एक कलर का स्ट्रिप बना हुआ है, फिर ये दूसरे कलर का स्ट्रिप बना हुआ है. ऐसा ऐसा आप देखो. फिर एक तीसरा है. रजिस्टर आप सबने देखा होगा है ना. तो इस तरह से स्ट्रिप बना होता है और एक थोड़े से दूर पे एक स्ट्रिप इस तरह से बना होता है. ठीक है. या तो नहीं रहेगा या तो गोल्डन या सिल्वर कलर का ये स्ट्रिप ऐसा बना है. तो ऐसा रजिस्टर होता है ना. हम सब ने देखा इस टाइप का रजिस्टर होता है. ठीक है. तो इसका कुछ ना कुछ मतलब होता है बच्चे. जैसे कि मैं इसका नाम रख दूं कि ये वाला जो है दिस इज द स्ट्रिप ए. दिस इज द स्ट्रिप ए. यहाँ ये जो है आपका रेड कलर से जो मैंने बनाया है वो है आपका स्ट्रिप बी. ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है ये है आपका स्ट्रिप सी. ठीक है. और ये इसको हम लोग ले लेते हैं दिस इज द स्ट्रिप डी. ठीक है ना. तो अभी सबका मतलब है क्या, कैसे मतलब है उसके लिए क्या है एक अपने को टेबल बनाना पड़ेगा और फिर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि इस तरह का कोई भी रजिस्टर जनरली क्या करेगा सीबीएसई आपको वो या तो ऐसा कोई दे देगा जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको बता देगा कि ये ऐसा कलर है. जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा ऐसा बता देगा और फिर आपको वहां से जो है उसका वैल्यू कैलकुलेट करना हो. तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, पहले जो सबसे रिक्वायर्ड थिंग है वो है टेबल. आपको टेबल पता होना चाहिए. ठीक है. तो टेबल क्या है मैं आपको अब दिखाता हूँ. जैसे कि मैं यहाँ पे कलर लिखता हूँ कलर. ठीक है. ठीक है. उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं स्ट्रिप ए. ए याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कैसे याद रखते हैं इसको. स्ट्रिप बी, स्ट्रिप सी और स्ट्रिप डी. स्ट्रिप डी को एक्चुअली टॉलरेंस भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टॉलरेंस. ठीक है बच्चे. अब मैं टेबल बनाने के लिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है. टाइम पे आया करो बच्चे. ठीक है. अब हम लोग यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करेंगे. मैं अलग कलर से लिख लेता हूँ. ठीक है. यहाँ पे मैं आप कलर लिखूंगा. देखो इधर कलर लिखने वाला हूँ. ठीक है. और उसका वैल्यू उसके रिगार्डिंग उस कलर का क्या वैल्यूज है जब वो स्ट्रिप ए में, स्ट्रिप बी में, स्ट्रिप सी में है तो मैं वो चीज़ें लिखूंगा. जैसे कि पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लैक से. ये क्या हो रहा है? इफ वी आर राइटिंग ब्लैक, ब्राउन. तुम लोग बोलो सर आपको कैसे याद है. तो मैं एक तरीका बताऊंगा आपको. रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू. हाँ नहीं आ पाएगा क्या. वायलेट. गड़बड़ हो गया. छोटा नहीं कर सकते कुछ आउट. मैं इस टेबल को जो है अब यहाँ मैं पूरा टेबल बना पाऊंगा बच्चे. वहाँ टेबल नहीं बना पाता है पूरा, इसीलिए जो है यहाँ पे ले आए. ठीक है. लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा.
टाइम पे आया करो स्टूडेंट, वायलेट हो चुका है। उसके बाद हम लोग जो है सो ग्रे, फिर वाइट, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। ठीक है, अब क्या कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ब्लैक कलर हो, उसका जो है स्ट्रिप्ट ए में 0 होता है। फिर इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसका कुछ नहीं होता है। फिर स्ट्रिप बी में भी इसका वैल्यू सेम रहेगा, ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ इसे डैश। ठीक है, स्ट्रिप बी में एक्चुअली क्या होता है, वो ये मल्टीप्लायर्स होता है। दिस इज द मल्टीप्लायर। स्ट्रिप सी जो है, सॉरी, स्ट्रिप सी इज अ मल्टीप्लायर। ठीक है, तो मल्टीप्लायर को कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power 6, 10 to the power 7, 10 to the power 8, 10 to the power 9। अब सर इसका भी होता है क्या, इधर हाँ होता है। ये अगर गोल्ड है तो इसका मतलब इधर लिखोगे आप 10 to the power 1 एंड दिस इज द सिल्वर इज 10 to the power 2। इसमें ये खाली रहता है। ठीक है, अब ये टॉलरेंस क्या है, टॉलरेंस में आपको यही 3 कलर दिखेगा, गोल्ड होगा, सिल्वर होगा या कोई कलर नहीं होगा। तो जब भी गोल्ड रहेगा, जो लास्ट वाला जो स्ट्रिप था, स्ट्रिप डी जो था, अगर वो गोल्ड कलर का मिला, इसका मतलब उसका टॉलरेंस ±5% है। मतलब आप जो कलर कोडिंग दिया है उसमें ±5% का ज़्यादा और कम हो सकता है। अगर आपका सिल्वर है, इसका मतलब वो है ±10%। और नो कलर है ±, बहुत सस्ता आता है वो जो है। जब भी आप देखोगे, जब भी इस पर गोल्ड कलर का लगा हुआ रहेगा तो उसमें क्या होगा, ±5% का टॉलरेंस है, ±10% का टॉलरेंस है। इफ इट इज अ सिल्वर प्लेटेड, सिल्वर कलर डी स्ट्रिप सिल्वर कलर का है और कोई भी कलर का नहीं है, इसका मतलब वहां पे क्या है, ±20%। ठीक है, अब आप इसको याद रखने का मैं एक तरीका बताता हूँ, फिर इसको कैसे यूज करते हैं मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। तो आपको मैं याद रखने के लिए एक तरीका से बताता हूँ कैसे याद रखोगे। देखो, एक ऐसा है, एक लाइन बनाया हुआ है। ठीक है, बीबी रॉय, मैंने नहीं बनाया, मैंने भी कहीं पढ़ा है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, व्हाट इज द लाइन, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इसका मतलब क्या है, देखो, दिस बी इज व्हाट, ब्लैक, दिस बी इज ब्राउन। इधर देखो, आर इज रेड, ओ इज व्हाट, ऑरेंज, वाई इज व्हाट, येलो। नो, जी इज व्हाट बच्चे, ग्रीन, बी इज स्टैंड फॉर ब्लू, वी इज वायलेट, Z is grey and W is white। तो आपको ये पूरा याद रखेगा, ये तीनों आप आराम से याद रख सकते हो, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। ठीक है, क्योंकि अब मेनली हम लोग टॉलरेंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे एनसीईआरटी में मेनली आपको ये चीजें याद रखना है। अब सर इस तरह से अगर ये चीजें हमें पता है तो इस तरह इसको यूज करके किस तरह से अपन जो है सो वैल्यू निकाल सकते हैं, मैं अभी आपको निकाल करके दिखाता हूँ, है ना। तो आपको समझ में आएगा, मेनली आपको निकाल के दिखाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। जो चलो देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक ऐसा रैंडम एग्जांपल लेते हैं बच्चे, जिस तरह से हमने क्या किया कि चलो मैं बना ही लेता हूँ, इतना टाइम में तो मैं बना लूँगा। कि हमने एक रजिस्टर ऐसा, मैं ऐसे सिलेंड्रिकल बना देता हूँ। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। यहाँ पे मैं डिफरेंट स्ट्रिप बनाता हूँ। जैसे एक पहला स्ट्रिप मैंने बनाया येलो कलर, एक मैंने बनाया इस तरह से
येलो कलर का। दूसरा मैं बना रहा हूँ, मैं लिख दूंगा नाम, छोड़ो मैं सिर्फ सारा एक ही कलर से बना देता हूँ कि सारा कलर बनाऊंगा यहाँ पे। ये मैंने मान लिया कि एक दूसरा स्ट्रिप है और ये है आपका तीसरा स्ट्रिप। मैं लिख करके देता हूँ कौन सा कलर है। और ये लास्ट वाला जो है सो एक और दूसरा स्ट्रिप इस तरह से। ठीक है, मैं पहला जो है सो ले लेता हूँ येलो, येलो कलर ले लिया। दूसरा मैं कुछ ले लेता हूँ, जैसे दूसरा ले लिया वायलेट। तीसरा मैं ले लेता हूँ ब्राउन और ये मैं ले लेता हूँ गोल्ड, सबसे महंगा वाला इसका। ठीक है ना, ये डिसाइड करता है प्राइस बच्चे। ठीक है, आप जब लेने जाओगे, रजिस्टर परचेज करने जाओगे तो आपको पता चलेगा जिस पे गोल्ड बना हुआ रहेगा वो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेगा और जिस पे सिल्वर रहेगा उससे सस्ता, और जिस पे कोई कलर नहीं रहेगा वो सबसे सस्ता मिलता है। ठीक है, समझ रहे। अब देखो जरा, इसको अगर मैंने बोला कि बच्चे आप इससे मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, आपको ये चीजें दिया हुआ, एक रजिस्टर गिवन है जैसे एग्जांपल, इस एग्जांपल में एक रजिस्टर गिवन है आपको। ठीक है बच्चे, अब इस रजिस्टर में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। क्वेश्चन क्या आ सकता है, ऐसा बना हुआ रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग रजिस्टर। ठीक है बच्चे, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे आ सकता है, आपको ऐसा डायग्राम गिवन है, आपसे पूछा जा सकता है ये क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, देखो येलो, येलो का नंबर, मैं सबका नंबर यहाँ टेबल से लिख देता हूँ, येलो, वायलेट, ब्राउन और गोल्ड लिखा हुआ है। तो आप यहाँ देखो येलो का क्या था 4, दूसरा क्या था वायलेट, वायलेट का क्या था 7, पहले येलो का था 4 फिर था 7, उसका नेक्स्ट कलर था हमारा ब्राउन, ब्राउन का था 1, समझना, और उसके बाद लास्ट में था गोल्ड। ठीक है ना, तो मुझे याद रहता है, आप लोग जो है टेबल बना करके एक दो बनाओगे और उसका तरीका मैंने आपको बता रखा है किस तरह से आप याद करोगे। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स लुक एट दिस। अगर आप रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हो तो पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो हमारा येलो कलर है उसका तो हो जाएगा 4, और दूसरा क्या था वायलेट, सेकेंड स्ट्रिप जो है हमारा दैट इज द वायलेट कलर एंड द वायलेट कलर नंबर इज 7। ओके, now the third one is multiplier, this one is the brown is a multiplier student। तो brown का multiplier क्या है 10 to the power 1 था। अगर मैं brown लिखूं, brown तो ये multiplier था, multiplier, तो multiplier में आप क्या लिखोगे, इसका multiplier क्या होता है 10 to the power 1। और सबसे लास्ट में ये गोल्ड है, गोल्ड क्या बता रहा है, ये टॉलरेंस, दिस इज द टॉलरेंस, और टॉलरेंस गोल्ड का कितना होता है ±5%। अब देखो इसको यूज करोगे आप, आपको रेजिस्टेंस चाहिए ना, आपको रेजिस्टेंस चाहिए, तो रेजिस्टेंस में देखो फर्स्ट जो है आपका स्ट्रिप ए और बी को डिजिट्स 1 और डिजिट्स 2, मैं आपको ऐसे लिख भी देता हूं, इससे आपको पता भी चलेगा, ये होता है आपका डिजिट ए लिखो या 1 लिखो, दिस इज द डिजिट बी, और किसी किसी बुक में 2 लिखा रहता है, किसी किसी बुक में इसको 1 लिखा रहता है। ठीक है, ये क्या होता है बच्चे, मैंने आपको बताया मल्टीप्लायर होता है, ये मल्टीप्लायर होता है, और दिस इज द टॉलरेंस, मैंने लिख ही दिया, ये टॉलरेंस होता है। तो आप इसको लिखोगे कैसे, फर्स्ट डिजिट क्या है बच्चे 4, तो आप लिखोगे 4, सेकेंड डिजिट क्या हो जाएगा 7, उसका मल्टीप्लायर 10 टू द पावर, मल्टीप्लायर क्या है बच्चे 10 टू द पावर 1, ऐसा लिखोगे, और उसके साथ ±5%। तो ये दिस इज द रेजिस्टेंस, इतना ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये जो आपका गिवन है, ये गिवन इस तरह से डायग्राम गिवन था, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ टेल मी, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ये टेबल याद रखना, और टेबल याद रखने का मैंने आपको तरीका बताया था, है ना, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन्स वेरी गुड वाइफ, है ना, आप इस तरह से याद रखोगे और आपको ये पूरा याद रहेगा, और किस तरह से क्या चीज़ है, किस पैटर्न में, ये मैं आपको बता रखा हूँ। ओके, सो नाउ यू अंडरस्टैंड, और आपको जो है सो आप इस तरह से कैलकुलेट करने का अगर आता है तो आप कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है ना,
यहाँ से बच्चे हमेशा ही सिंपल क्वेश्चन आएगा, यहाँ से कोई टफ क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो आप जो है सो इजीली कलर बता लोगे, या तो दिया रहेगा सब कुछ इस तरह से दिया रहेगा, आपसे पूछे कि स्ट्रिप का कलर क्या होगा, स्ट्रिप ए, स्ट्रिप बी, स्ट्रिप सी, स्ट्रिप डी का कलर क्या होगा, वो भी आप यहाँ उल्टा मतलब इसी का वाइस वर्सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर इज गिवन दिस वन देन ड्रॉ द रेजिस्टेंस, तो आप इस तरह से रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए जो 4 है, जो फर्स्ट डिजिट है ये क्या है, ब्रॉन का 4 है। 7 जो है सो वायलेट का है। 10 टू द पावर 1 इसका मतलब ये ब्रॉन है, सॉरी ये येलो 4 येलो है, ये आपका वायलेट है। दिस इज फॉर द ब्रॉन एंड प्लस माइनस 5 जो है इट इज फॉर द गोल्ड। तो आपको पता होना चाहिए, ये आपको टेबल पता होगा। तो ये मतलब कहने का है कि यहाँ कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको ये। अच्छा सर ये क्या मतलब ये इसका यूज है, कुछ यूज होगा? यस, देखो तुम में से कुछ बच्चे इंजीनियर बनेंगे, वो अगर चाहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इस टाइप का ब्रांचेस रहेंगे, तो आप जब लैब में जाओगे ना तो आपको लिख के आपको बोलेगा कितना ओम का चाहिए, तो आपको पहले लिखा है इतना ओम चाहिए, अच्छा तो आपको दे दिया जाएगा, वहां से आपको खुद ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। और वहां पे जो आपका प्रैक्टिकल लैब ले रहा होगा वो आदमी इस तरह से जज भी करेगा आपको कि आपको ये चीजें पता है कि नहीं, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कितना किलो ओम का रजिस्टर चाहिए, उसका क्या क्या कलर, या आप कलर देख देख के पता कर सको कि जो आपको रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस चाहिए वो है या नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ये चीजें पता होना चाहिए। क्लियर है सबका? किसी का कोई डाउट है तो पूछो। नहीं है। अब देखो बच्चे, अब मैं आपको जो पढ़ाऊंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और मेरे से पूछो, जब आप में से कोई बच्चे अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिजिक्स या हायर फिजिक्स पढ़ेंगे, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना होता है, ठीक है। तो उन बच्चे को लिए ये लॉ जो है ना एक तरह से रामबाण है ना। तो क्या हम लोग पढ़ेंगे अभी? क्रिस्चॉफ लॉ। आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से, ये इसको बहुत अच्छे से समझना। जैसे भी इसमें समझने में प्रॉब्लम होगा वो मेरे से बार बार पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को एक बार में समझ में आ जाए, बट इस पर प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्रिस्चॉफ लॉ, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे 2 क्रिस्चॉफ लॉ पढ़ेंगे। यहाँ क्रिस्चॉफ का 2 लॉ हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ, उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्चॉफ करंट लॉ, है ना। और फिर यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लॉ। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, इसको आप कहीं कहीं बुक में आपको जंक्शन लॉ भी लिखा हुआ मिलेगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग? जंक्शन लॉ। वैसे जो फेमस नेम है इसका वो क्या है? करंट लॉ, ठीक है। और सेकेंड लॉ जो है उसको हम लोग कहते हैं लूप लॉ, लूप रूल कहा जाता है, लूप रूल। या जो फेमस नेम है उसको कहते हैं पोटेंशियल लॉ, या वोल्टेज लॉ भी आपको कहीं कहीं लिखा हुआ दिखेगा। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आपको मतलब समझ में आना चाहिए। मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा, आपको दोनों चीजें समझ में आएगा। इसको जो है सो केवीएल लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, केवीएल। बच्चे लोग अपने बोलचाल की भाषा में इसको केवीएल सॉरी केसीएल सॉरी दिस इज कॉल्ड केसीएल, क्रिस्चॉफ करंट लॉ। और इसको सुनोगे केवीएल, है ना, बहुत फेमस हो गया है केवीएल केसीएल, तो आपको आना चाहिए, है ना। तो मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा और आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ये दोनों जो है सो किस चीज पर बेस्ड है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस पे जो है सो वीवीआई लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये जो टॉपिक है आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर प्रैक्टिस भी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। वहां पे आपको रिक्वायर्ड क्या होगा? ओम्स लॉ, आपने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, वो भी आपका रिवाइज होगा और ये भी रिवाइज होगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जब भी है हमारा, जैसे कल है शायद, तो कल के लेक्चर में जो है सो फुल रिवीजन चलेगा आपका, है ना, फुल रिवीजन चलेगा केवीएल केसीएल का। और उस पर आपको अभी तक जो भी पढ़े हो आप सबका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग थियोरेटिकल पार्ट इसका कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो है तो इस पर प्रैक्टिस करेंगे। मेन प्रैक्टिस ये बच्चे। तो हम लोग पहला ले रहे हैं फर्स्ट लॉ मैंने आपको क्या बोला कि ये इसको कहते हैं हम लोग क्रिस्चॉफ करंट लॉ, क्रिस्चॉफ करंट लॉ, है ना। शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको बच्चे? केसीएल क्या होता है जरा समझते हैं।
देखो पहले मैं इसका स्टेटमेंट की तरह लिख देता हूं। इसका स्टेटमेंट बहुत ही सम है कि जो भी करंट आ रहा है किसी भी जंक्शन पे या जा रहा है उसका जो अलजेब्रिक सम होगा वो क्या होगा, ऑलवेज जीरो। कहने का मतलब है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इज इन अ सर्किट इज जीरो, और सम ऑफ करंट ऑफ एंटरिंग इज इक्वल टू सम ऑफ करंट ऑफ लिविंग। ऐसा करके बुक में लिखा रहता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में लिख देता हूं। मैं क्या लिखता हूं इसको, मैं इसको लिख देता हूं इस तरह से कि द अलजेब्रिक सम of the current meeting at any point or at any junction, ऐसा अच्छा रहेगा, at any junction in the circuit is zero। ठीक है ना। आपको किसी किसी बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि सम ऑफ द करंट एंटरिंग एंड लिविंग आर इक्वल, दैट इज ऑल्सो सेम। अब देखो सर इसको क्या बता के समझाओ, मैं इसको समझाता हूँ। देखो मान लो बच्चे ये जंक्शन है, ठीक है ना, ये जंक्शन है और इस पर क्या हो रहा है, इस तरह से दो तीन ब्रांच जो है सो मिल रहा है, ऐसा है। तो मान लो इधर से I1 करंट आ रहा है, यहाँ से I2 करंट जा रहा है, यहाँ से I3 करंट आ रहा है, यहाँ से I4 करंट आ रहा है, और एक और ब्रांच बनाते हैं, यहाँ से I5 करंट जा रहा है। देखो एरो आपको बता रहा है कि कौन सा करंट आ रहा है, कौन सा करंट जा रहा है। आपको सिंपली मैंने क्या बताया था कि जो भी करंट आ रहा है जा रहा है एट द पॉइंट, वो सम क्या होना चाहिए, जीरो होने के बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इन अ सर्किट इज जीरो। तो मेरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है ये, इसका मतलब क्या। अब देखो आपको साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा, तो आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैं क्या लगता हूं कि जो आ रहा है उसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूं और जो जा रहा है उसको नेगेटिव ले लेता हूं। जो आ रहा है उसको पॉजिटिव लेता हूं, जो जा रहा है आ रहा है पॉजिटिव, और जो जा रहा है उसको नेगेटिव। आप कुछ भी ले सकते हो, उल्टा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इट्स अप टू यू। तो मैं आने वाले को पॉजिटिव लेता हूँ, जैसे कि तुम में से बच्चे जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं उसको मैं पॉजिटिवली लेता हूँ, है ना, कि ये सही कर रहा है तो करना चाहिए। जो बच्चे जा रहा है जिसको नहीं करना है तो ठीक है, उसको मेरे लिए तो वो नेगेटिव है तो मैं उसको नेगेटिव की तरह ट्रीट करता हूँ। मैं एक ऐसा रूल बनाया हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही सही है, आप उल्टा भी फॉलो कर सकते हो, हाँ, लेकिन यू हैव टू स्टिक विद दैट साइन टिल फॉर अ वन क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन के लिए एक रूल बनाओ और उसके साथ ही स्टिक रहना है आपको। ये नहीं कि बीच में क्वेश्चन के बीच में आप रूल्स को चेंज कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कर सकते अपन, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है बच्चे, I1 पॉजिटिव है, माइनस ऑफ I2 प्लस ऑफ I3 प्लस ऑफ I4 माइनस ऑफ I5 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखोगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, I1 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I5। तो क्या हुआ, जो कलर करंट, ये क्या है, इंटरिंग करंट, ये क्या है आपका इंटरिंग। देखो ये I1 I3 I5 इंटर कर रहा है, ये इसका सम जो है सो इक्वल है जो करंट जा रहा है। ये क्या है, लिविंग करंट, दिस इज द लिविंग। तो क्या हो रहा है, सम ऑफ इंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। लिख देता हूं करंट। देखो मजेदार है, ये आसान है, लेकिन बच्चे इसका एप्लीकेशन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बार बार पढ़ते हैं, फिर भी कंफ्यूजन रह जाता है उसको, ठीक है ना। एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, जिस तरह से मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको चीज़ों को, आप उसी तरह से समझते जाओगे, आपको ईजिली, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आप टफ से टफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ, ठीक है। पहले मैं स्टेटमेंट करता हूँ, फिर मैं इस पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो है सुन लूंगा। तो बोल ही रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास जो है सो पूरा इसी पर बेस्ड होगा, ठीक है। अब जो है दूसरा क्या है आपका, सेकेंड जो है आपका सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ। अच्छा, मैं फर्स्ट लॉ में थोड़ा सा एक सेंटेंस लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूँ। ये किस चीज पर बेस्ड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ चुका है। तो दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किस चीज पर बेस्ड है, सॉरी दिस इज बेस्ड ऑन द
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मैं दूसरे पर चले गया था। केवीएल, केवीएल किस चीज पर बेस्ड है, मैं लिख देता हूं, दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कैसे सर? आप देखो चार्ज को क्या लिखा है, आई को आपने क्या लिखता है, आप आई को लिखते आते हो डी क्यू बाई डी टी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यह क्या हो जाएगा आपका Q1 में Q2 Q सब पे टी टी हट जाएगा, तो Q1 प्लस Q3 प्लस Q4 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q5। दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ, दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप याद रखोगे छोटा सा, किस तरह से कैसे, ये आप लोग को ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता है बट आपको इतना याद रखना होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट है सेकेंड लॉ, और आप इसको कह सकते हो केवीएल सेकेंड लॉ, या इसको हम लोग लिखेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है ना। या आप इसको देखोगे शॉर्ट में कहीं कहीं क्या लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, केवीएल। अच्छा सर ये किस चीज पर बेस्ड है, ये भी बताना है क्या? यस, मैं ये भी अभी ही बताया था। दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लिख देता हूं मैं, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। स्टेटमेंट सा लिखा ना, यस मैं लिखा रहा हूं, आप जरा समझते हैं पहले थोड़ा सा, ठीक है। मैं एक अलग कलर ले लेता हूं, चलो अब जरा देखो कि ये क्या है, इसको हम लोग लूप भी कहते हैं, इसको लूप लॉ भी कहते हैं, लूप रूल भी कहते हैं। क्या है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, इसको आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि कोई भी क्लोज सर्किट है, आपने, मैं एक यहाँ एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैंने एक लिया, यहाँ एक मान लो एक रजिस्टर लगा हुआ है, या कोई भी एक एलिमेंट्स, रजिस्टर क्या लेना, कोई भी एलिमेंट्स लेना, इस तरह से कोई एलिमेंट्स लगा, दूसरा एक कोई और एलिमेंट्स लगा हुआ है इस तरह से, और यहाँ पे एक मान लो पावर सोर्स प्लस माइनस ऐसा, ठीक है ना। तो अब क्या है, जैसे कि आप लोग को समझाने के लिए ना मैं एक रियल लाइफ की तरह सर्किट लगा, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर के हिसाब से समझ सकते हैं। तो यहाँ जैसे कि मैंने एक रजिस्टर लिया, ये R1 रजिस्टर, फिर यहाँ मैंने एक रजिस्टर ले लिया R2, ठीक है बच्चे, और यहाँ हमने क्या किया है, एक इस तरह से बैटरी लिया। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आपको समझ में, प्लस माइनस में एलिमेंट्स के फॉर्मूले लेता है लेकिन आपको फील नहीं आता, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे V वोल्टेज लगा, इसके अक्रॉस जो है सो पोटेंशियल डिफरेंस इस रजिस्टर के अक्रॉस जो है सो V1 है, और यहाँ जो है पोटेंशियल ये है मान लो V2। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि ये क्या है, क्लोज लूप है। तो इस क्लोज लूप में जो है सो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ जो है जीरो हो, मतलब इस लूप में आप, मैं लिख देता हूँ, मैं इसका लॉ का स्टेटमेंट लिख देता हूँ। लॉ का स्टेटमेंट क्या है, इन एनी क्लोज लूप, एकदम मैं आसान भाषा में लिख रहा हूँ, बुक लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, इन अ क्लोज सर्किट, सर्किट को SKT लिख देता हूँ मैं, समझ में आ जाएगा। अरे छोड़ो पूरा ही लिखना पड़ेगा, क्या अजीब से। In a closed circuit, the algebraic sum of all potential difference को मैं शॉर्ट में DIIF लिख देता हूँ, and EMF is 0। कहने का क्या मतलब है कि सम ऑफ E माइनस दिस I इंटू R इज एक्चुअली इक्वल टू 0। इस कहने का मतलब क्या हुआ, यही है। अब इस बारे में सर क्या मतलब है, इस बारे में कहने का मतलब V है, V माइनस, अगर मैं मान रहा हूँ कि इसमें करंट I फ्लो हो रहा है बच्चे, तो I इंटू R1 माइनस I इंटू R2 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से आपको कुछ भी निकालना हो तो यहाँ आप इसको क्या लिख सकते हो, V इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2। अगर आपको यहाँ से करंट चाहिए तो आप I इक्वल टू क्या लिख सकते हो, V अपॉन R1 प्लस R2, ऐसे लिख सकते हैं। हम लोग आएंगे, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे ये सब चीज़ों को। अभी बस मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि
अगर कोई भी क्लोज लूप है तो उसमें क्या होना चाहिए कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ जो है वो 0 होना चाहिए। अच्छा सर, आपने यहाँ पे साइन वाइन ले लिया, प्लस माइनस ये सब कैसे होता है? मैं एग्जांपल दूंगा, आपको सब समझ में आएगा। आपको अभी बेसिक चीज़ें समझना चाहिए, ठीक है ना? आपको बेसिक चीज़ें समझना है, और उसके बाद मैं आपको एक रूल्स बताऊंगा, है ना? और रूल्स के बाद जो है सो आपको ये सब चीज़ें बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बताओ। यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट है? कुछ भी? क्या हुआ? एनीवन? नहीं, ठीक है। तो अभी एग्जांपल लेके देखते हैं। अभी एक यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। एक तो पहले मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है? कुछ ज़्यादा ही सिंपल एग्जांपल लेकर के कोशिश करता हूँ इसको सॉल्व करने का। उसके बाद जो है सो हम लोग ठीक ठाक एग्जांपल लेंगे। क्लियर है सबको? बताओ हाँ ना। क्या हुआ है? हाँ, तुम लोग बोल ही नहीं रहे आज, सब चुप हो गए। चलो एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल लेते हैं। इस आसान सा एग्जांपल में क्या ऐसा लेते हैं, जैसे कि मान लो कि यहाँ हमने एक ले लिया 8 वोल्ट, फिर हमने एक ऐसा, मैं उल्टा सीधा इसलिए लगा रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में हो, 12 वोल्ट, फिर यहाँ मैंने एक रजिस्टर ले लिया 2 ओम, फिर एक यहाँ रजिस्टर लेते हैं 1 ओम, और भी लें 2 1 3 हो गया, एक 9 ओम और ले सकते हैं। यहाँ एक ले लेते हैं हम लोग 9 ओम। ऐसा एक सर्किट ले लिया, एक ऐसा सर्किट ले लिया, है ना? और आपसे इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है आई का वैल्यू क्या होगा, करंट का वैल्यू। आपसे क्या पूछा जा सकता है कि बच्चे यहाँ जो करंट फ्लो होगा उसमें आई का वैल्यू क्या होगा। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कोई भी 2 पॉइंट, जैसे कि मैंने ले लिया इस पॉइंट को और ये पॉइंट, ये जैसे मैंने ए ले लिया, ये बी ले लिया, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। क्वेश्चन कैसा आ सकता है? देखो, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इन गिवन सर्किट कैलकुलेट करंट आई। आपको आई का वैल्यू निकालना। और क्या आ सकता है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या। तो आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ अगर आपको इसको सॉल्यूशन करके मैं दिखाऊं तो यहाँ एक्चुअल में आपको क्या लगाना पड़ेगा? केवीएल। हम लोग यहाँ क्या अप्लाई करेंगे? केवीएल। देखो किस तरह से अप्लाई करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चे, आपको पता है ये जो लंबा वाला जो लकीर होता है बैटरी में, वो पॉजिटिव टर्म में होता है, ये निगेटिव होता है। इसमें ये पॉजिटिव है, निगेटिव। आप क्या एज्यूम करो, देखो आप कुछ भी एज्यूम करोगे गलत नहीं होगा। अगर आपने गलत डायरेक्शन एज्यूम किया है तो आपका वो क्या हो जाएगा? निगेटिव के साथ आ जाएगा। वैसे मुझे यहाँ पता चल गया है कि इसमें अगर हमारा करंट जो है ऐसे फ्लो, कैसे पता चलता है धीरे धीरे बताऊंगा, एक बार में सब कुछ नहीं सीखना, आप ही रुक जाओ। जैसे कि मैंने एज्यूम किया, आप क्या सर मैं इधर से एज्यूम कर लूंगा, क्या मैं क्लॉकवाइज एज्यूम करूंगा तो गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं होगा। तो सर आपने एंटी क्लॉकवाइज क्यों लिया? देखो मैं अभी कुछ टेक्निकल चीजें इसके चलते ले रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा क्यों कैसे लेना है। और आपको ये भी जानने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी लो सही ही होगा, आप कुछ भी लोगे सही ही होगा, समझना मेरी बातों को, ठीक है? तो मैं ऐसा एज्यूम किया कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है सर। तो इस पे क्या साइन चेंज करना है? नहीं, जो बैटरी का ओरिएंटेशन है उस पे साइन चेंज नहीं करना है। अच्छा, जब आपने ऐसे दिया है तो जैसे फर्स्ट रेजिस्टेंस हमें यहाँ मिला तो आप इसको यहाँ लिखोगे प्लस, यहाँ लिखोगे माइनस, फिर आप इधर से आ रहे हो यहाँ लिखोगे प्लस, यहाँ लिखोगे माइनस, यहाँ से आ रहे हो इसको लिखोगे प्लस, इसको लिखोगे माइनस। तो रजिस्टर पर साइन आपको पुट करना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जैसे कि अभी हम लोग फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए आप हर एक चीज, जैसे यहाँ से मैं 12 वोल्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ तो जिसका सेकेंड साइन है उसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। ये सब करना पड़ेगा क्या? नहीं, ये सब आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि आपको सेकंड साइन को पिक करना। क्या सर फर्स्ट साइन को नहीं पिक कर सकते? कर सकते, मैं सेकंड साइन पिक करता हूँ, आप चाहो तो फर्स्ट भी ले सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है? अब जरा देखो, तो यहाँ अब देखो, अब इसको लिखो, अब सबके अक्रॉस पोटेंशियल लिखते चलो। तो यहाँ इसके अक्रॉस पोटेंशियल तो लिखा हुआ है क्या? +12। यहाँ देखो सेकेंड है, सेकेंड साइन लोगे तो क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। फिर इधर आ रहे हो तो यहाँ क्या हो जाएगा? -i × 1 हो जाएगा,
1 का वैसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिखा। फिर क्या लिखोगे, माइनस यहाँ पर क्या लिखोगे, आई या 9 इंटू आई लिख लो। एक मिनट, आई इंटू 1 नहीं लिख करके मैं सिंपल आई लिखता हूँ। सिंपल आई, यहाँ एक्चुअली 1 मल्टीप्लीकेशन में है, 9 इंटू आई हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 इंटू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का आपने सम करना है, और वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। आपने इस तरह से लिख दिया। अब जरा देखो, ये वाला, ये तो सिंपल 4 आ गया, और माइनस ऑफ कितना आ गया, आई 10i 12i, तो माइनस ऑफ 12i इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ से आई नहीं निकाल सकते? यस सर, निकाल सकते हैं। आई इक्वल टू 4 अपॉन 12 कट गया, कितना हो गया, 1 अपॉन 3 एम्पियर। अच्छा सर, क्योंकि ये ओम में था और ये वोल्ट में था, इसलिए एम्पियर में आया। पता चले यहाँ पे मिली ओम में लिखा हुआ या ये मिली वोल्ट में, तो उस हिसाब से आप साइन पुट करोगे। ये चीजें भी छोटे छोटी चीजें हैं जो जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। अच्छा सर, अब ये हो गया, बट हमारा क्वेश्चन तो था ए और बी। जो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपने कर दिया, करंट निकाल दिया। सेकंड था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है। हाँ बच्चे, आई निकल गया है, तो हम लोग आराम से ए और बी के बीच में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो हम लोग को क्या चाहिए, वी ए माइनस वी बी चाहिए। वो कितना हो जाएगा, जरा समझो, ये कितना हो जाएगा सॉरी, एक मिनट। हाँ, तो ये चाहिए सर हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में। एक काम और भी कर सकते हैं, आप यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी ए और बी के बीच में, यहां से भी मूव करके निकाल सकते हो। लेकिन जो देखो, जो ए और बी के बीच में एक रजिस्टर है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो ए और बी के बीच होगा। हाँ सर, तो यहाँ इसका निकाल लो, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, मैं इसका पोटेंशियल अगर बी ए बी की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, आई इंटू 9 हो जाएगा। हाँ सर, तो आई कितना है बच्चे, 1/3 आपने कैलकुलेट किया, इंटू 9 कितना हो गया, 3 वोल्ट। तो क्या सर यहाँ 3 वोल्ट लिखना पड़ेगा? यस, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 9 इंटू आई। देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, जो इस रजिस्टर में करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई फ्लो रहा है, तो वी इंटू वी इक्वल टू आई इंटू आर होगा। तो आर दिया हुआ है, आई आपको पता है, आपको तो पता चल गया आई कितना है, 1/3 है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आराम से 9 इंटू 1/3, ये कट गया, हाउ मच टाइम, 3 टाइम्स, यहाँ क्या होगा 3 4। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। सर क्या इतना बेसिक क्वेश्चन आएगा? नहीं, तो ये क्यों बताया, समझाने के लिए किस तरह से साइन वाइन लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एकदम ही नहीं आ सकता, क्या आ भी सकता है, आ भी सकता है। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाला है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो क्या अभी हम लोग अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे? यस करेंगे, बट इन नेक्स्ट लेक्चर। हमारा टाइम हो चुका है, इट्स ऑलरेडी 9:10। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे क्वेश्चन अभी कराने करता हूँ, तो इसीलिए जो मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा इस पे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग फुल एग्जाम्पल करेंगे, तो सारे बच्चे आना नेक्स्ट क्लास में। अभी से इन्विटेशन दे रहा हूँ, पता चला कि छोड़ दिए, वो सिर्फ थ्योरी पढ़ने आए। तो मेन होता है प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो आज के लिए क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है।